कांग्रेस का प्रथम चरण कहिए या उदारवादी दौर कहिए, जो हमने आपको कर लिया। आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा 1885 से 1905 फर्स्ट फेज गुजरा, सेकेंड फेज हम ले रहे हैं 1905 से 1909। देखिए जैसे ही हम 1905 कहते हैं तो 1905 या 1905 कहते हुए ही क्या होता है, क्या तस्वीर आपकी, किसी को अगर इतिहास आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो 1905 किस लिए फेमस, किन फेमस, बंगाल का विभाजन। तो 1905 हम जैसे ही कहते हैं तो बंगाल का विभाजन हमारे चेहरा में आता है। लेकिन हमारी क्लास में जब मैं यहाँ पे लूंगा तो 1905 से हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन 1905 को हम सबसे अंत में लेंगे, यानी बंग भंग हम सबसे अंत में लेंगे, क्योंकि जैसे ही बंग भंग की घोषणा होगी 1903 में इसका घोषणा हो जाता है, 1904 में अनाउंस किया जाता है और 1905 अक्टूबर 1905 में ऑफिशियली ये लागू हो जाता है। और इसी बीच में आप देखेंगे कि अगस्त का महीना होता है, 7 अगस्त का महीना होता है और कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई जाती है, विशाल प्रदर्शन होता है और वहां से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। तो चूंकि मैं बंग भंग को इसलिए मैं लास्ट में लेना चाह रहा हूँ आज की क्लास में, क्योंकि जहां बंग भंग शुरू होगा और बंग भंग का जहां से विरोध शुरू होता है वहां से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। और स्वदेशी आंदोलन जैसे शुरू होगा तो स्वदेशी का आंदोलन 1925 तक हम जुड़ेंगे। फिर कौन रोल लिंक है, अगला वगैरह बहुत सी घटनाएं हैं, यानी लिंक हमारा 1905 रहेगा बंग भंग, और उसको हम कहां तक लेके जाएंगे, कौन रोल लिंक के आगे 1925 तक, यानी क्रांतिकारी संगठन के जन्म तक हम उसको लेके जाएंगे। तो बहरहाल हम आज की क्लास में जो हम आपको कह रहे हैं कि 1905 से 1909 का जो पीरियड है इसको हम लोग कह रहे हैं उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं या एक्सट्रीमिस्ट, है ना, एक्सट्रीमिस्ट। तो जब हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं तो इसको हम उग्र राष्ट्रवाद क्यों कहते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। देखिए जब हम उग्र राष्ट्रवाद की ओर जाते हैं तो पहला बात तो ये है कि जो 1885 से लेकर जो कांग्रेस का शासन चलता आया, तो 1885 से लेकर 1905 तक यह माना गया कि भाई कांग्रेस कहती थी क्षमा याचना और प्रतिवेदन, है ना, कि क्षमा याचना और प्रतिवेदन, और ब्रिटेन की सरकार जो है संवैधानिक रूपों से हमें क्या करेगा, भारत के हितों की बात करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन 1885 से लेकर 1905 तक की पीरियड आते आते यह एहसास होने चला, लगभग 20 सालों के पीरियड में यह एहसास हो गया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो अपना सिर्फ मुनाफा देख रही है और अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए जितने भी दमन चक्र हो सकते हैं, जितने भी रिप्रेसिव मेजर्स हो सकते हैं, सारा का सारा रिप्रेशन कौन करेगा, ब्रिटेन की सरकार करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सांगठनिक रूपों में देखा जाए तो 1885 संगठन भले ही स्टार्ट होता है, लेकिन 1885 से लेकर 1905 आने 20 वर्षों में कांग्रेस क्या कहते हैं इसका, ब्रिटेन सरकार का जो असली चेहरा था, असली चेहरा किसका, हाँ अगर बी लिख रहे हैं तो बी का मतलब ब्रिटिश समझ लीजिएगा ना, ब्रिटिश का असली चेहरा क्या होता है, उजागर, असली चेहरा इसका उजागर हो चुका। हाँ एक तरफ ये होता है, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि अगर ब्रिटिश का असली चेहरा अगर उजागर हो चुका है तो दूसरी तरफ क्या हुआ था कि भले ही हम ये कहें कि नामवादी या जो मॉडरेट्स थे उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, या पहला जो केस था 20 साल तक वहां पर बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन एक बात मैंने कल भी कहा था और वो ये था कि 20 सालों में 1885 से लेकर 1905 के बीच में इस 20 वर्षों में एक चीज हुआ था क्या, कि आपको प्रशिक्षित नेतृत्व तैयार हो चुका था। क्या तैयार हो गया था, प्रशिक्षित नेतृत्व तैयार हो गया था। तो जब आपको ट्रेंड लीडरशिप मिल जाता है तो अब होता है क्या कि ट्रेंड लीडरशिप जब जन्म लिया तो ट्रेंड लीडरशिप आया कहां से, अगर नरम दल नहीं हुआ होता, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई होती, तो आज जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास पॉलिटिकली ट्रेंड लीडरशिप है, वो पॉलिटिकली ट्रेंड लीडरशिप को पाता क्या, तो पॉलिटिकली ट्रेंड लीडरशिप या राजनीतिक रूप से जो प्रशिक्षित नेतृत्व था उसका जो विकास हुआ, तो उसने अब आगे कैसे लड़े, क्योंकि 25 सालों में हमने यह देख लिया कि भाई क्षमा याचना और पेटिशन, प्रतिवेदन प्रार्थना और क्षमा याचना से कुछ होने वाला नहीं है। जो हम संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं वो संवैधानिक अधिकार 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तो दो जगह आया, लेकिन दोनों में भारतीयों को कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो ये भी हम देख चुके हैं कि संवैधानिक विकास भी हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में भी भारतीयों को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो ये नया पॉलिटिकली एजुकेटेड क्लास जन्म लिया, उस नए पॉलिटिकली एजुकेटेड क्लास ने
आगे के रणनीति पर चर्चा शुरू की और रणनीति के साथ ये हुआ कि अब हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसी समय जो पॉलिटिकल लीडर था, जो न्यूली पॉलिटिकल लीडर्स हम उसको कह रहे हैं कि जो नए प्रशिक्षित राजनीतिक नेतृत्व तैयार हुआ था, वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को बहुत नजदीकी से देख रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो घटनाक्रम हो रहा था, उस घटना ने भी कांग्रेस के द्वारा या 1885 से लेकर 1905 के मध्य जो कांग्रेस के द्वारा एक विचार किया गया था कि ब्रिटिश के साथ लेकर या ब्रिटेन को अगर हम साथ चले तो ब्रिटेन के साथ या सहयोग पाकर हम भारत की तरक्की को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही थी। जैसे एक घटना था 1868 का, 1868 का घटना है। 1868 के बाद देखिएगा तो जापान का क्या हुआ था। जापान एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरा। 1868 के बाद जापान जो है यह एक ऐसे इंडस्ट्रियल पावर के रूप में उभर गया है। तो जब जापान कहाँ है मैडम, कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में कहाँ है, यूरोप में कहाँ है जापान? एशिया में। तो जब जापान के जैसा 1868 में के बाद जब जापान एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में डेवलप हुआ, तो वह जो मिथ था कि यूरोप के सहयोग के बिना कोई विकसित नहीं हो सकता है। लेकिन एशिया के एक छोटे से कंट्री जापान का 1868 में उसका डेवलप होना इस बात को साबित कर गया कि एशिया के जो देश हैं जरूरी नहीं है उसके विकास के लिए हमको यूरोप की आवश्यकता है। तो यूरोप का या ब्रिटेन को लेकर जो मोह था वह मोह क्या होता है, भंग होता है। एक तो ये होता है। इसी बीच क्या होता है कि जो यूरोप के बारे में कहा जाता था कि यूरोप का जो नेवल पावर है या यूरोप की जो सैन्य शक्ति है इतनी ताकतवर है जिसको हरा नहीं सकते। लेकिन अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कुछ ऐसी भी घट रही थी जिस घटना से यह भी स्पष्ट हो रहा था कि जरूरी नहीं है कि यूरोप जो है अपराजय है। जैसे 1896 दूसरी घटना 1896 में एबिसीनिया वर्सेस इटली। एबिसीनिया का आधुनिक नाम क्या है? इथोपिया। इथोपिया कहाँ है मैडम? इथोपिया कहाँ पे है? इथोपिया एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में है। कहाँ पे? इथोपिया अफ्रीका में है ना। एबिसीनिया कहाँ पे है? एबिसीनिया का नया नाम क्या हुआ? इथोपिया। ये है कहाँ? अफ्रीका में है। हाँ? तो 1896 में जब एबिसीनिया वर्सेस इटली की लड़ाई हुई तो इस एबिसीनिया और इटली की लड़ाई में जीत किसकी होती है? एबिसीनिया या इथोपिया की होती है। तो जो जिसको आप अफ्रीका कहते थे या अफ्रीका मतलब बैकवर्ड, एशिया मतलब बैकवर्ड, लैटिन अमेरिका मतलब बैकवर्ड, तो जब इथोपिया जीतता है इसके ऊपर, इटली के ऊपर, तो यह भी सिद्ध करता है कि जो यूरोप का जो एक दम है कि हम सर्वोच्च हैं, हम पावरफुल हैं, या मिलिट्री के रूप में या रणनीति के रूप में या नौसेना के रूप में, यह जो एक मिथ क्रिएट किया गया था एबिसीनिया वर्सेस इटली के युद्ध के बाद, यह भी साबित होता है कि अगर इथोपिया जीतता है इटली के ऊपर में तो जो यूरोप की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत था, जो इथनोसेंट्रिक या जातीय जो सिद्धांत जन्म ले रहा था, उसका भी वो ह्रास होता है। तीसरी घटना अगर आप देखिएगा तो एक था बोयर युद्ध। तीसरी है 1899 से 02, ये होता है बोयर का युद्ध। बोयर युद्ध क्या था? किसी को आइडिया है? मैंने कहा था कि अब आपको नोट्स मिल चुका है, पढ़ के आइए। कंबोडिया से संबंध नहीं है इसका, अब गलत रेफरेंस करिए। बोयर का जो युद्ध था ये इंग्लैंड यानी यूके वर्सेस साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के उसमें दो स्टेट हुआ करते थे, है ना, तो ऑरेंज फ्री स्टेट कहते हैं, तो उतना नहीं आना है। तो जो बोयर का जो युद्ध हुआ, उस बोयर के युद्ध में भी जब ब्रिटेन वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के मैंने बोले दो राष्ट्र उसमें अलग अलग थे, दो क्षेत्र अलग अलग थे, उसकी लड़ाई लेके होती है। और उस बोयर के युद्ध में भी किसकी जीत होती है? दक्षिण अफ्रीका वाले जो राज्य होते हैं उनकी जीत होती है। तो वहां से भी यह साबित होता है कि भाई जो ब्रिटेन कहते हैं कि अश्वमेध जंग है, अश्वमेध क्या कहते हैं उसको, रथ रुकता नहीं है, जो विजय रथ है कभी रुकेगा नहीं, उसने भी साबित कर दिया। जो बोयर का युद्ध था, बोयर का युद्ध भी यह साबित कर दिया कि जो अश्वमेध है वो अश्वमेध को
रोका जा सकता है। एक घटना और थी जापान वर्सेस रशिया, जापान वर्सेस रशिया, ये था 1905। इसमें भी कौन जीतता है? जापान जीतता है। तो आप जितने ऊपर से नीचे तक जितनी घटनाओं का आप देख रहे होंगे, वहां से आपको ये एहसास होता जाएगा कि जो यूरोप की जो सर्वोच्चता थी, नेवल पावर में, मिलिट्री पावर में, राजनीतिक रूपों में, बौद्धिक रूपों में, सांस्कृतिक रूपों में जो सर्वोच्चता का दम्भ था, उसका जो एक ईगो था, वो धीरे धीरे क्या होता है? टूटता जा रहा है। तो जब इतनी सारी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होती है, तो ये इस घटनाक्रम का प्रभाव कहाँ पड़ता है? आपको प्रभाव पड़ता है कहाँ? भारत में। तो एक तो प्रशिक्षित नेतृत्व तैयार हो गया था, दूसरा शिक्षा का विकास भी हुआ था, है ना, भारत में। तो शिक्षा का विकास हुआ तो दो चीजें हुई, एक रोजगार का वृद्धि हुआ, रोजगार बढ़ा, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ी। ध्यान दीजिए, तो शिक्षा का विकास, जब शिक्षा भारत में होना शुरू होता है, इसमें दो चीज होता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो भी वो भारत के फायदे लिए होता है। बोले क्यों? अगर आज आप बेरोजगार हैं लेकिन कल नौकरी में हो जाएंगे, तो नौकरी में होने के बाद आपके कुछ सरप्लस होता है, जो सैलरी आती है, उससे कुछ पैसा आप क्या कर सकते हैं? आंदोलन में दे सकते हैं, हमारा। तो उस समय कांग्रेस था, तो कांग्रेस को अगर आंदोलन लड़ रहा है, पैसा कहां से आएगा? भारतीयों के द्वारा आएगा। तो भारतीयों में अगर शिक्षा का विकास हुआ तो नौकरी हुई तो तनख्वाह आया तो कुछ चाह दिए यहाँ पे दिए, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिए। दूसरा, शिक्षा का विकास होगा, जब शिक्षा होता है तो क्या होगा? बेरोजगारी भी होगा, तो बेरोजगारी होगा तो क्या होगा? असंतोष भी फैलेगा। चूंकि अब ये शिक्षित थे, क्योंकि अब ये एक एजुकेटेड क्लास हो चुका था, तो एजुकेटेड क्लास जो है अपनी बेरोजगारी को लेकर, साथ ही साथ पूरे विश्व में जो घटनाएं घट रही थी उसको भी समझने वाला कौन था? एक शिक्षित वर्ग था। तो शिक्षा का विकास जहां एक रोजगार देता है, रोजगार से जहां पर कोष या कहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना समर्थन दे सकता था, स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन के लिए एक तरह से आर्थिक कोष की सहायता पड़ती है और एजुकेटेड क्लास जो है वो इसको मुहैया कराता है। लेकिन वही दूसरी बात, जो एजुकेटेड क्लास था जिसको नौकरी नहीं होती है या रोजगार नहीं मिलता है, वो असंतोष होते हैं। असंतोष होने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को बहुत करीबी से देख रहे थे, बहुत बारीकी से देखते हुए उन्होंने इस बात को सोचा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि प्रशिक्षित नेतृत्व और शिक्षा का विकास ने भारत को क्या दिया? आत्मबल दिया, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान प्लस आत्मविश्वास, आत्मसम्मान प्लस आत्म सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। तो जब सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ क्या कहते हैं उसको? कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि गुलामों को उसको गुलामी का एहसास दिला दो, वो क्या करेगा? अपनी जंजीरें तोड़ देगा। तो जब तक गुलाम है, क्या हुआ? हाँ, तो कहते कहावत है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि गुलाम को अपने गुलामी का एहसास दिला दो, अपनी जंजीरें क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो लाजमी सी बात है, गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास कब होता है? जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक वो मानसिक रूप से गुलाम रहता है। लेकिन अगर वो शिक्षित होता है तो वो अपने लॉजिक लगाता है, तर्क लगाता है, विज्ञान लगाता है, और तर्क और विज्ञान के आधार पर उसकी सफरिंग का जो कारण है उसको वो डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद उसको दुश्मन की तस्वीर साफ दिखाई पड़ती है कि इस दुश्मन के कारण मेरी गरीबी है, मेरा कमजोरी है या मेरा ये है। तो हमने कहा कि जब ये एजुकेटेड क्लास तैयार हो जाता है तो इस चीजों को समझता है, और समझते हुए कहता है कि हम जो लड़ाई है हमारी, अब वो लड़ाई आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की है। और इसीलिए रेफरेंस में मैंने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, वो जंजीरें तोड़ देगा। तो वो चूंकि शिक्षित हुआ इसलिए इस बात को समझ रहा है कि उसकी गुलामी का क्या कारण है, राइट। तो जंजीर तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जंजीर तोड़ना का मतलब है ब्रिटिश की जो गुलामी है या ब्रिटिश का जो साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, उससे हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो एक तरह से ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की बात करता है। सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेगा। याद रखिएगा, मैं शब्द दे रहा हूं, स्व सरकार। यानी हम अंग्रेजों के गुलाम में अब हम नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बात होती है, अगर आप स्वतंत्रता की बात करना शुरू करते हैं तो स्वतंत्रता क्या है? एक तरह से बगावत है। क्योंकि जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता की बात करने का मतलब है यूके के खिलाफ खड़ा होना। तो पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो ये तो नहीं कहता कि वो स्वतंत्रता चाहिए, वो कहता है कि अंग्रेज के साथ हम मिलकर अगर चले तो अंग्रेज हम पर दया करते हैं, याचना करते हैं, दया करेगा तो क्या होगा? हमारा विकास संभव है। लेकिन अब ये कहता है कि नहीं,
हम किसी की क्षमा, किसी की याचना और किसी के प्रतिवेदन पर हम हटना नहीं चाहते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी स्वतंत्रता दे दो, हम आगे देख लेंगे। है एक वो फेमस हुआ था कुछ 4 साल पहले, एक वीडियो व्हाट्सएप में बहुत वायरल हुआ था। बिहार का चुनाव होता है, बिहार के चुनाव में एक रिपोर्टर एक किसान से पूछता है, किसान का ठेला में सब्जी बेचने वाला से पूछता है कि चुनाव का मौसम है, तुमको सरकार से क्या चाहिए? तो वो ठेला वाला बोलता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारे बच्चे को क्या दे दो, शिक्षा दे दो। तो बोलता है क्यों शिक्षा क्यों दे दो? बोला शिक्षा दे दोगे तो हम लड़के नौकरी ले लेंगे, लड़के हम अपने अधिकार की मांग कर लेंगे। तो हमें ना तो हमको अधिकार नहीं चाहिए, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, हमको तुम शिक्षा दे दो, और शिक्षा दे दो तो हम अपना सब कुछ छीन के और मांग के हम अपना लड़ाई लड़के ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है, ये जो शिक्षा है, जो आधुनिक शिक्षा के रूप में जो शुरुआत होता है, हम इसी की शुरुआत करते हैं कि जहां यह प्रशिक्षित नेतृत्व दे रहा है, वहीं साथ साथ रोजगार देता है। तो रोजगार में भी हमको कोष का निर्माण होता है, हमारे आंदोलन के लिए वो समर्थन होता है। अगर रोजगार के कारण जो बेरोजगार होता है, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हमारे फैक्टर के रूप में होती हैं। और चूंकि एजुकेटेड क्लास कंसेप्ट होता है, तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ साथ स्वतंत्रता की बात करता है। और जब स्वतंत्रता की बात करता है तो निश्चित रूप में स्वतंत्रता और गुलामी दोनों एक साथ नहीं चल सकता। तो चूंकि अंग्रेज का यहाँ पे जो था, या ब्रिटिश शासन जो थी, वो एक तरह से हमारे लिए क्या था, गुलाम था। और जो पढ़ा लिखा नया तबका तैयार हो रहा था, वो स्वतंत्रता की बात कर रहा था। तो लाजमी सी बात है कि स्वतंत्रता की बात करना अंग्रेज सरकार के समक्ष वह एक बगावत से ज्यादा और कुछ नहीं है। चूंकि वह एक बगावती तेवर है, इस बगावती तेवर के कारण हमने क्या कहा, यह क्या है, बगावती तेवर है। चूंकि यह बगावती तेवर है, इसी बगावती तेवर के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, उग्र राष्ट्रवाद कहा जाता है। सो उग्र राष्ट्रवाद क्यों कहा जाता है, आपको इसका कहानी समझ में आ गया है ना। अच्छा, अब इतने घटनाओं के बाद कुछ घटनाएं और भी होती हैं। तो अब देखिए, एक तो आपको ये समझ में आ गया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी समझ में आ गया, भारत में शिक्षा का प्रभाव जो पड़ा उसका भी प्रभाव आपको समझ में आ रहा है। तीसरा, घर की आंतरिक मुद्दे, देश के अंदर क्या कुछ हो रहा था, विदेश में ये हो रहा था, शिक्षा में हो रहा था, ठीक है, लेकिन देश के अंदर जो पॉलिटिकल घटनाएं घट रही थी उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो अगर देश के अंदर की जो घटना घट रही थी उसमें देखेंगे तो एक, मैंने कल के क्लास में बोला था 1870 में एक घटना घटी थी। किसी को पता है कल क्या मैंने बताया था? यस, ऊना जो था वहां पर नाटू बंधु है, उसको हम करें नाटू बंधु प्लस तिलक, ये दो घटना घटी। इस दोनों पर बिना अदालती कार्रवाई, जो कोर्ट का जो सुनवाई होता है या कोर्ट प्रोसीडिंग्स होता है, बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुए, बिना कोर्ट की सुनवाई हुए क्या होता है, नाटू बंधु को जो है वो निर्वासित एक्साइल कर दिया जाता है, और तिलक को क्या होता है, देशद्रोह के इल्जाम पे कारावास की सजा होती है। तो बोलता है ये कौन सा नियम है, अगर किसी ने गुनाह किया है और ब्रिटेन, अगर आप कहते हैं कि ब्रिटेन, आपने वो क्या बोला था, न्याय, ब्रिटिश न्याय, अगर ब्रिटिश न्यायवादी है, चूंकि पार्लियामेंट्री लॉ से चलता है अगर, तो कौन सा पार्लियामेंट ये कहता है कि किसी ने अगर अपराध किया है तो उसकी बिना सुनवाई को सजा दीजिए। तो अगर ब्रिटेन की सरकार भारत में कर्जन के नीतियों के कारण अगर ऐसा होता है कि बिना सुनवाई के आप किसी को एक्साइल देते हैं और किसी को क्या करते हैं, जेल की सजा देते हैं, तो निश्चित रूप में वो जो न्याय का जो सिद्धांत है, जो प्राकृतिक न्याय या नेचुरल लॉ का जो कंसेप्ट होता है, या जुडिशियल लॉ का जो कंसेप्ट होता है, न्यायिक न्याय की अवधारणा या प्राकृतिक न्याय की जो अवधारणा होती है, उस प्राकृतिक न्याय और न्यायिक न्याय या कॉन्स्टिट्यूशनल जो जस्टिस है, संवैधानिक न्याय की जो अवधारणा है, उनका तारतम्य होता है। तो यह भी एक तरह से जो भारत के जो युवा वर्ग थे, युवा वर्गों पर एक तरह से यह नफरत फैल, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक तरह से नफरत फैलाने का काम करता है कि अगर हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो हमको बिना सुनवाई किए हुए, बिना दोषी पाए हुए हमको सजा दी जाती है। सो दैट वाज वन ऑफ द इंपैक्ट दैट हैपेंड इन द ईयर 1897। इसके आगे अगर आप चलेंगे तो 1898 IPC 124A and 156 भारतीय दंड संहिता, आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंडियन पेनल कोड, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता जो होता है उसमें 124 ये पहले से था, 156 और जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने से क्या होता है, यह ज्यादा दमनकारी हो जाता है, रिप्रेसिव ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाता है। 1898 में यह एक दमनकारी, इसको दमनकारी बनाता है। हेलो,
ईमेल पे तो मैं क्या ईमेल पे क्या है ठीक है। नाटू बच्चों को क्या बोलते हैं सर? निर्वासित मतलब सोलो कीजिएगा, देश करना।